नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एडमिशन गाइडलाइंस के बारे में कि केवीएस ने 2022 और 2023 में एडमिशन गाइडलाइंस क्या दी हुई हैं। इसका पूरा फॉर्मेट केवीएस ने अपनी साइट पर डाला हुआ है, वहाँ से जाकर भी हम देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मेन पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चनेयर्स हैं, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई हैं। और जो क्यूरी इसके बाद भी रहती हैं तो पेरेंट्स चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जब ये गाइडलाइंस स्टार्ट होती हैं उसमें कंटेंट्स दिया हुआ है, तो ये पूरी गाइडलाइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। पार्ट 1, इसमें जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं पेरेंट्स के लिए, जो इवन टीचर्स के लिए कि किस तरह से भरना है, तो मतलब जनरल गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरह से सिलेक्शन होना है पार्ट 1 में। पार्ट बी में स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि स्पेशल कैटेगरी में या किस तरह स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी स्पेशली कैसे एडमिशन किया जा सकता है। बेसिकली ये पार्ट बी जो है इन जनरल यूज़ नहीं होता है। पार्ट सी में एडमिशन प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से एडमिशन गाइडलाइंस फॉलो करते हुए एडमिशन प्रोसीजर किया जाएगा। जो एडमिशन की प्रोसीजर में डेट्स हैं कि किस डेट पर कौन सी लिस्ट निकाली जाएगी, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो जनरल गाइडलाइंस का पार्ट 1 है, इसमें बताया गया है कि ये जो है 2022 और 2023 के एकेडमिक ईयर्स के लिए गाइडलाइंस निकाली गई हैं, और ये सारी गाइडलाइंस केंद्रीय विद्यालय पर एप्लीकेबल होंगी। सिर्फ इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय जो है प्रेसिडेंट स्टेट में, उस पर, और जो विद्यालय एब्रॉड में लोकेटेड है, एक्चुअली में केंद्रीय विद्यालय एब्रॉड में भी लोकेटेड है, जिसमें से एक काठमांडू में है और 2 और विद्यालय हैं। तो 3 विद्यालय जो हैं बाहर आउट ऑफ द कंट्री लोकेटेड हैं, तो उन पर ये गाइडलाइंस जो है फॉलो नहीं होंगी। तो इसमें आपको ये जानना है कि किस किस कैटेगरी के लोग होंगे, यानी कि डेफिनेशंस इसमें यूज हो गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके डायरेक्ट अंडर में आते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाएगा। ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय किसे बोला जाएगा, जो 7 साल में कम से कम एक बार ट्रांसफ़र हो गया, उसे ट्रांसफरेबल बोला जाएगा। ट्रांसफ़र उसे बोला जाएगा जो अभी 6 मंथ में ट्रांसफ़र हो गया है और 20 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा में ट्रांसफ़र हुआ है वो, ठीक है, और वहाँ पर रह रहा है 6 मंथ से। ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसे बोला जाएगा जो एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही होती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली उसके अंडर नहीं होती हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। तो इस तरह से जिसमें 50% 51% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उन्हें ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं गवर्नमेंट के। तो ये है ऑटोनोमस बॉडी। सिंगल गर्ल चाइल्ड, देखिए सिंगल गर्ल चाइल्ड में ना पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर उनका एक लड़का है और एक लड़की है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में उनका बच्चे का एडमिशन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड से मतलब है कि एक ही लड़की है और उसका कोई भाई या बहन नहीं है, सिबलिंग नहीं है। मतलब सिंगल गर्ल में सिर्फ अगर एक ही बच्ची है तो उसी केस में सिंगल गर्ल में एडमिशन होगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जो बाद में यूज हो रही हैं, कंटेंट में यूज हो रही हैं। देखिए, प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन में। कैटेगरी 1 को सबसे पहले दी जाती है, कैटेगरी 2 को, फिर कैटेगरी 3 को, कैटेगरी 4 को, फिर कैटेगरी 5 को। अब हम समझते हैं कैटेगरी क्या होती है। तो जो कैटेगरी 1 होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट अंडर में आते हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें केवीएस को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को भी एंट्री दी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वर्क कर रहे हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को भी एंट्री दी जाती है। कैटेगरी 2 में इसमें ऑटोनोमस बॉडी आती हैं। ऑटोनोमस बॉडी कौन सी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है वो वाली ऑटोनोमस बॉडी नहीं आएंगी। ऑटोनोमस बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो कैटेगरी 2 में आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं जो मैंने पहले भी बताई थी। ऑटोनोमस बॉडी से मतलब है यहाँ पर कि गवर्नमेंट का 51% शेयर कम से कम उसमें होना चाहिए। तो ये ऑटोनोमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो कैटेगरी 2 में आएंगी। कैटेगरी 3 में आएंगी स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट में जिनकी जॉब है वो कैटेगरी थर्ड में आते हैं। डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे पुलिस फोर्स होती है, हरियाणा की पुलिस फोर्स होगी तो वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इस तरह से तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो आती हैं वो डायरेक्टली अंडर में आती हैं, वो कैटेगरी थर्ड होती है, तो उसको थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है। कैटेगरी फोर में ऑटोनोमस बॉडी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि 51% कम से कम गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए, लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑटोनोमस बॉडी होती है। और 5 जो कैटेगरी होती है जो कि गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता है, प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या फिर प्राइवेट जगह पे काम करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो ये सब कैटेगरी 5 में आते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैटेगरी 2 ऑटोनोमस बॉडी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैटेगरी 3 स्टेट गवर्नमेंट, कैटेगरी 4 ऑटोनोमस बॉडी अंडर स्टेट गवर्नमेंट और कैटेगरी 5 प्राइवेट। तो पहले कैटेगरी 1 फिल की जाती है, अगर इससे सीट फिल हो जाती हैं तो फिर कैटेगरी 2 के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बाद अगर सीट बच जाती है तो कैटेगरी 2 के लिए निकलेगा। अगर इससे भी सीट बच जाती हैं तो कैटेगरी 3 के लिए, देन कैटेगरी 4 एंड देन कैटेगरी 5। तो ये प्रेफरेंस है, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है कैटेगरी 1 में। अब कई जगह क्या होते हैं, प्रोजेक्ट के स्कूल होते हैं, तो उसमें कैटेगरी 6 होती है, क्योंकि जो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं और वहाँ के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको कैटेगरी 1 कंसिडर किया जाता है। तो फिर वो ऐसे ही चेंज होते हो जाती हैं, ये कैटेगरी 2 कंसिडर कर दी जाएगी, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जो प्रोजेक्ट के स्कूल होते हैं, जो प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनमें 6 कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन में कैटेगरीज को लेकर के। अब देखिए, एक्चुअली में जो ये मेन चेंज आया है जिसके ऊपर डिस्कशन भी हो रहा है कि ये क्यों किया गया है। एक्चुअली में एज अप्रोप्रिएट एडमिशन होता है केवीएस में, और पहले जो एज थी क्लास 1 के लिए वो 5 to 7 ईयर्स थी। अब ये 5 to 7 ईयर्स कब थी कि 31 मार्च तक बच्चा 5 साल का हो जाना चाहिए या 7 साल का हो जाना चाहिए, यानी 5 से 7 साल तक का बच्चा होना चाहिए। लेकिन उस एज को अब बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया गया है 6 to 8। अब कई पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि 6 to 8 क्यों किया गया है। एक्चुअली में नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा 3+ यानी कि 3 साल का बच्चा जो है वो नर्सरी में, बाल वाटिका में प्रवेश करेगा। नर्सरी के बाद फिर केजी में एलकेजी और यूकेजी। तो 3 ईयर्स का होगा, 3 ईयर्स यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे, तो वो 6 ईयर का बच्चा क्लास 1 में जाएगा। इसीलिए क्योंकि इस साल से इसको लागू किया गया है, लास्ट ईयर नहीं किया गया था, इसलिए सिर्फ क्लास 1 की, यहाँ देखेंगे आप, सिर्फ क्लास 1 की एज चेंज की गई है। क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक की एज सेम है, क्योंकि ये जो क्लास 2 की एज है ना, ये वाली एज, ये नेक्स्ट ईयर चेंज होगी, क्योंकि जब ये 6 to 8 ईयर्स यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट बच्चे क्या जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, यानी कि फिर 9 से बच्चे को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ 6 to 8 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ 7 से 9 कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं। इस साल देखिए 2nd to 10th जो है वो सेम दी गई है, सिर्फ क्लास 1 की एज चेंज की गई है, क्योंकि 1 वाला बच्चा अब 2nd में जाएगा। तो सिर्फ यहाँ चेंज सिर्फ क्लास 1 में है, और वो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की वजह से, क्योंकि बाल वाटिका का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेगी। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर एज में चेंज किया गया है। ये मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा 6 ईयर का कम से कम होना चाहिए 31 मार्च तक। अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो 1 अप्रैल होती है, तो वो सोचते हैं कि 31 मार्च को तो ख़त्म हो जाएगी, अब 1 अप्रैल को कैसे करें। 1 अप्रैल वाले बच्चे का भी एडमिशन लिया जा सकता है, इसको कंसिडर किया जाता है, ये स्पेशल क्लॉज में दिया हुआ है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का 1 अप्रैल है, वो भी अगर 6 ईयर का हो रहा है उस टाइम पे, तो उसे कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए, ये तो सब जनरल रूल्स थे। अब ये है कि रिजर्वेशन भी है एडमिशन के अंदर। जैसे कि रिजर्वेशन कैसे, जैसे कि जनरल कैटेगरी, अभी मैंने आपको बताया कि कैटेगरी 1 और 2 ये तो था कि किस तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी परसेंटेज ऑफ सीट फिक्स्ड होती है कि इतनी परसेंटेज ऑफ सीट फिक्स्ड है। तो ऐसे ही एससी कास्ट के लिए 15% सीट होती हैं, और एसटी कास्ट के लिए 75% सीट होती हैं, और 27% सीट होती हैं
ओबीसी, लेकिन यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती है। नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती है सीट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक सेक्शन जो होता है, यानी कि अगर मान लीजिए एक सेक्शन है, एक क्लास है, तो उसमें अगर मान लीजिए 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन में 40 सीट होती हैं एक बच्चे के लिए, यानी कि 40 सीट एक क्लास के अंदर, एक सेक्शन के अंदर होंगी। तो उसमें से 15% सीट जो है वो एससी के लिए, 7.5% सीट जो है वो एसटी के लिए, और 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सीटें होती हैं। अब देखिए, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, पीएच कैटेगरी से बच्चे जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड या ऑटिस्टिक हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसके पास पीएच सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, जिसके पास ब्लाइंड है या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, ये कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं उसमें दी हुई है। तो उसमें 3% सीट रिजर्व होती हैं टोटल सीट्स की, यानी कि मान लीजिए कि अगर 40 बच्चे हैं तो उसका 3% निकाल लीजिए। 3 सेक्शन स्कूल है तो पर सेक्शन एक सीट प्रेजेंट होगी। और इसके साथ साथ ही एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 6 to 8 ईयर का बच्चा जो है क्लास 1 में एडमिट हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, तो अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो वो 8 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स का हो सकता है और उसे एडमिशन मिल जाएगा। और एक सीट होती है पर सेक्शन, जिसे मैंने बताया 3% सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें दूसरा, सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का डेफिनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसकी एक ही बेटी है, उसका भाई या बहन नहीं है, सगे भाई या बहन नहीं है, सिबलिंग नहीं है, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में होती है। और इसमें 2 सीट होती हैं पर सेक्शन, यानी एक सेक्शन में, यानी कि 40 बच्चों पर 2 सीट जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड की होती हैं। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में आते हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, अगर एक भाई और एक बहन है तो वो सिंगल गर्ल में कंसिडर नहीं की जाएगी, या फिर 2 बहनें हैं वो भी सिंगल गर्ल में कंसिडर नहीं की जाएंगी। सिर्फ यदि एक ही लड़की है वही सिंगल गर्ल में कंसिडर की जाएगी। और दूसरा, अगर दोनों जुड़वा बहनें हैं तो भी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में कंसिडर की जाएंगी, लेकिन उनका फिर कोई और सिबलिंग नहीं होना चाहिए, भाई या बहन नहीं होना चाहिए। अब ये है कि क्लास स्ट्रेंथ कहाँ तक होगी, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स होंगे, और ये प्रिंसिपल की अथॉरिटी है कि वो 30 जून तक एडमिशन कर सकता है प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रोसीजर है वो 30 जून तक चलेगा। लेकिन जो इसकी अप्रोप्रिएट डेट है कि किस डेट पर कौन सी लिस्ट निकलेगी और फिर कैसे बताया जाएगा, वो सारा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया है कि किस दिन कौन सी सीट निकलेगी, किस डेट पे निकलेगी, कौन सी लिस्ट, और फिर आप कैसे चेक करोगे। तो 30 जून तक जो है एडमिशन वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रिंसिपल की अथॉरिटी होती है 40 स्टूडेंट तक एडमिट करने की एक सेक्शन में। अब देखिए, ये है पार्ट सी। मैंने क्योंकि पार्ट बी जो है स्पेशल प्रोविजन का इसमें नहीं लिया है, पार्ट सी ले लिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि पार्ट बी में एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन गाइडलाइंस निकाला है, और इसी से मैंने मेन पॉइंट लेकर के आपको क्लियर किए हैं ये सारे पॉइंट। तो इसमें आप देख पाओगे कि इसमें दिए हुए हैं ये सारे, ये प्रोविजंस दिए हुए हैं 3 जो हैं, जनरल गाइडलाइंस, स्पेशल प्रोविजंस और एडमिशन प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें से कि मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या जनरल गाइडलाइंस है, क्या क्या उसमें बेनिफिट हो सकता है, क्या एज अप्रोप्रिएट्स है, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और 30 जून तक जो है प्रिंसिपल के हैंड में है। रिजर्वेशन कैटेगरीज क्या हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को किस तरह से होगा। अब देखो, ट्रांसफ़र काउंट जो है वो ट्रांसफ़र काउंट उस केस में कंसिडर किए जाते हैं जहां ट्रांसफ़र होंगे, तो ये इन जनरल नहीं आता है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। तो आप केवीएस की साइट पर जा कर के इसे देख सकते हैं। एब्रोड में रहने वाले बच्चे किस तरह से सीट ले सकते हैं, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। तो क्योंकि वो जर्नली नहीं आता है तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। अब देखिए, इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है, तो स्पेशल प्रोविज़न भी क्योंकि स्पेशल कंडीशन में ही अप्लाई होते हैं, तो मैंने इसको भी इसमें डिस्कस नहीं किया थी। और स्पेशल प्रोविज़न में कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने स्पेशल प्रोविज़न को डिस्कस नहीं किया है। अब प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर भी अगले पार्ट्स में दिया हुआ है, जिसे हम देखेंगे स्लाइड्स के थ्रू कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आप देख पा रहे हो कि पहले पब्लिसिटी, यानी कि आप जो लोकल न्यूज़पेपर वगैरह होगा और साइट पे जो है इसकी गाइडलाइंस दे दी गई होंगी।
फिर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से शुरू है, 28 फरवरी से। और ये मैं अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो जो एडमिशन की मैंने रिलीज़ की थी उसमें पहले ही बता दिया था कि कब से स्टार्ट होंगे, तो उसमें दिया हुआ है कब से स्टार्ट होंगे। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि किस दिन क्या लिस्ट निकलेगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये साइट पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किए हुए हैं आपको कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप 20 किलोमीटर रेंज में रहते हो स्कूल की वो सर्टिफिकेट, फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगाने हैं। मेथड ऑफ एडमिशन क्या है ये भी इसमें डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से होगा। देन इसमें से जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि 40 सीट्स होती हैं पर सेक्शन, तो 25% जो सीटें होती हैं, यानी कि 40 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो जो ये 10 सीटें होती हैं वो आरटी के अंडर होती हैं। अब आरटी क्या है? आरटी है राइट टू एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग 10 बच्चों को फ्री में, फ्री मतलब फीस नहीं देनी पड़ती है उनको, फ्री में बीपीएल के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं और उनका एडमिशन इस कैटेगरी के अंडर होता है। यानी कि 40 में से 10 बच्चे को फीस नहीं पे करनी पड़ती है, उनका एडमिशन आरटी के अंडर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर बच्चे का एडमिशन आरटी के अंडर हुआ है तो ही फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे कोई भी हम चूज़ कर लेंगे और उनको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू, आरटी के थ्रू अगर एडमिशन होता है तो ही। तो 10 सीटें जो हैं वो आरटी के लिए रिजर्व हैं। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन अंडर। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एससी के लिए 15% यानी कि 6 सीट अवेलेबल है। एसटी के लिए 7.5% यानी कि 3 सीट्स अवेलेबल हैं। और ओबीसी, यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर, तो उसके लिए 11 सीट प्रेजेंट है और 3% सीट प्रेजेंट है डिफरेंटली एबल्ड के लिए, हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो ड्रॉ फ्लोट निकलता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो कंप्यूटराइज ही ड्रॉ फ्लोट निकलता है, तो उसमें जो सबसे पहली लिस्ट आती है वो आरटी की आती है, देन डीए आती है, फिर कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर एससी एसटी ओबीसी, देन कैटेगरी 3, 4, 5 और 6 अगर अवेलेबल है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 सिर्फ प्रोजेक्ट के स्कूल्स में होती है, अदरवाइज 5 तक की कैटेगरीज होती हैं। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को कितनी सीटें होती हैं और किस तरह से डिवाइड होती हैं, और इस जो लिस्ट निकलेंगी वो उसी हिसाब से लिस्ट निकलती हैं। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, अगर कास्ट अप्रोप्रिएट है तो वो देना होता है। दूसरा आपको बताना होता है कि अगर मेजर सिटी या अर्बन सिटीज़ में आप रह रहे हैं तो 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, यानी कि अगर स्कूल यहाँ है तो ये 5 किलोमीटर का एरिया के अंडर आप रह रहे हो, या फिर 8 किलोमीटर की एरिया के अंडर रह रहे हो, यानी तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारी एडमिशन गाइडलाइंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हमारी सीटों का डिवीज़न होगा, हमारे बच्चे के एडमिशन में या फिर नाम बच्चे का लिस्ट में आने के कितने चांसेस हैं, और किस किस कैटेगरी से हम बिलोंग करेंगे तो हमारे लिए क्या क्या सीटें रिजर्व होंगी, ये सारा ही एडमिशन गाइडलाइंस में दिया हुआ है। मैंने इसके मेन मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपको फॉर्म भरते वक्त वो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ वीडियो में कि अगर आप लोगों को ये जानना है कि किस दिन कौन सी लिस्ट निकल रही है तो आप चैनल पर जा कर के मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर किया हुआ है। थैंक यू।